हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टडी 91 परिवार में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने कल की क्लास में, कल की जो हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चली थी, उसमें हमने बात करी थी कि आज संडे स्पेशल के रूप में हमारी एक थियरी क्लास होगी। आज से हम प्रत्येक रविवार को एक थियरी क्लास के साथ आएंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार को सामान्यतः हम एक और टॉपिक के नाम से जानते हैं, इसको एक अलग नाम से जानते हैं और इसी टॉपिक को हम कहते हैं भारत का सामान्य परिचय। इसी को हम क्या कहते हैं? भारत का सामान्य परिचय। ठीक, चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, हमारा टॉपिक है आज का भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति और विस्तार। ठीक, इसमें बेसिकली आज हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली आज इसमें हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे। पहली एक चीज पढ़ेंगे भारत का नामकरण, भारत का नामकरण, और दूसरी एक चीज पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं। टॉपिक हमारा थोड़ा 2 क्लास का होगा। आज आधा हिस्सा इसका हम करेंगे, उसके बाद अगले हिस्से को हम अगले सैटरडे या संडे में करेंगे। आइए, भारत के नामकरण। भारत के नामकरण की अगर हम बात करें तो अभी आपको सामान्य रूप से भारत को बेसिकली कई नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वर्तमान समय में जो सबसे ऑथेंटिक है, वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान है, जिसके आर्टिकल 1 के अनुसार, आर्टिकल 1 के अनुसार इसे भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 इसे रिप्रेजेंट करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जिसे हम भारत भी कहेंगे, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में हमारे देश को 2 नामों से मेंशन किया गया है। एक नाम है हमारा भारत और दूसरा नाम है इंडिया। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अब एक बात समझ लीजिए, एक बात समझिए। वायु पुराण में एक पुराण है हमारा, पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराण में एक पुराण है हमारा वायु पुराण। कौन सा पुराण? वायु पुराण। वायु पुराण के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, किसके? राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर, ऐसा कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? हमारे देश का नाम पड़ा भारत। हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। अब एक और चीज हमें मिलती है कि हमारे देश में, हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र में आर्यों के द्वारा सबसे पहले जीवन यापन किया गया, यानी कि आर्यों का निवास स्थान होने के कारण, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इस देश को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आर्यों का निवास स्थान होने के कारण, आर्यों का निवास स्थान होने के कारण, निवास स्थान होने के कारण, होने के कारण आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता, आर्यवर्त के नाम से, आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है।
से भी जाना जाता है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? किसके आधार पर? ठीक, आगे देखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास के लेखक फारसी और अरबी मध्यकालीन इतिहासकारों के आधार पर देखा जाए तो उन लेखकों के आधार पर हमारे देश को हिंदुस्तान नाम से भी संबोधित किया गया। किसके द्वारा? अरबी और मध्यकालीन इतिहासकार, मध्यकालीन अरबी और फारसी इतिहासकारों के द्वारा हिंदुस्तान शब्द से भी संबोधित किया गया। हिंदुस्तान शब्द से भी लिखा गया। तो अभी तक 2-3 नाम हमने देख लिए। एक नाम हमने देख लिया इंडिया, एक नाम हमने देख लिया भारत, दूसरा एक नाम देख लिया हिंदुस्तान और एक नाम देख लिया हमने आर्यवर्त। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अब आगे आइएगा। आगे अगर हम बात करें भारत की अवस्थिति की, किसकी? भारत की अवस्थिति। अब एक बात समझिएगा, भारत की अवस्थिति का मतलब क्या है? भारत की अवस्थिति को बेसिकली हम 2 तरीके से समझेंगे। कितने तरीके से? 2 तरीके से हम समझेंगे, 2 स्तर पर इसे समझेंगे। एक तो हम समझेंगे ग्लोब के स्तर पर इसकी अवस्थिति कहां है, और दूसरा हम समझेंगे महाद्वीप के स्तर पर इसकी स्थिति कहां है, महाद्वीप। अब ये ग्लोब क्या है, महाद्वीप क्या है, ये दोनों बातें अगर हमें पता हो तो आगे की कहानी हम समझ सकते। ग्लोब की अगर हम बात करें तो समझिए कि ग्लोब कुछ और नहीं है, पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप है। पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि ग्लोब का निर्माण पहली बार किसने किया था, तो ग्लोब का निर्माण पहली बार किया गया था मार्टिन बैहम के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लोब का निर्माण पहली बार 1492 में किया गया था। कब किया गया था? 1492 में पहली बार ग्लोब का निर्माण किया गया। ग्लोब का निर्माण पहली बार मार्टिन बैहम के द्वारा किया गया। मार्टिन बैहम के द्वारा किया गया। क्लियर? अब आपसे कभी कोई ये पूछे कि ग्लोब का निर्माता कौन है, तो ग्लोब का निर्माता सामान्य रूप से किसे माना जाता है? ग्लोब का निर्माता माना जाता है मार्टिन बैहम को। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात समझिएगा, ग्लोब के स्तर पर ग्लोब है क्या, पहले इसको समझिएगा। मैंने ये कहा कि ग्लोब क्या है बच्चा? ग्लोब है एक पृथ्वी का काल्पनिक रूप। तो ग्लोब की आकृति सभी लोगों ने लगभग देखी होगी कुछ इस तरीके से। अब एक बात, ग्लोब के लगभग बीचों बीच से एक रेखा खींची जाती है। ग्लोब के लगभग बीचों बीच से एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा को हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और इसी भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना। पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से क्षैतिज रूप से खींची जाने वाली सीधी रेखा, अक्षांश रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, ये करती क्या है?
ये पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी का जो ऊपर का आधा हिस्सा है इसे उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और विषुवत रेखा के नीचे का दक्षिणी भाग में पाया जाने वाला जो आधा हिस्सा है पृथ्वी का, उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और इसे बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसको? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब एक बात आगे समझिए, अगर भारत की स्थिति को देखा जाए तो ये बताइए, आपसे कोई ये पूछे भारत एक देश है, तो भारत एक देश है तो इसी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये उत्तरी गोलार्ध में होगा या तो ये दक्षिणी गोलार्ध में होगा। यही तो हो सकता है। तो भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति कुछ यहां है। अब अगर भारत यहां है तो आप सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि भारत ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ देश है। उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ देश। इतनी बातें क्लियर? अब सुनना, ठीक? यहां तक बात समझ में आई हो तो बताइएगा। आगे चलते। अब एक बात और समझिएगा, इसी ग्लोब पर कुछ लाइन है, कुछ विशेष लाइन है जिनको हम विशेष नाम से जानते हैं। यहां एक लाइन आपकी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब एक बात, मैंने एक चीज बताई कि यहां से लेकर के यहां तक भारत है, तो आपने यह भी देख लिया कि मैंने जैसे ही कर्क रेखा बनाया, वो कर्क रेखा भारत के आसपास या भारत से होकर के पास हो रही है। भारत से होकर के पास हो रही है। ठीक, आगे देखिए। देखिए, अब ग्लोब पर जब हम भारत की अवस्थिति को देखेंगे, ग्लोब पर जब हम भारत की अवस्थिति को देखेंगे तो बेसिकली ग्लोब पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं देखने के। एक होता है अक्षांशीय दृष्टिकोण। कौन सा? अक्षांशीय दृष्टिकोण। और दूसरा होता है देशांतरीय दृष्टिकोण। क्या होता है? देशांतरीय दृष्टिकोण। अब अक्षांशीय दृष्टिकोण और देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत की अवस्थिति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हमें अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी तो हम समझ पाएंगे। तो अक्षांश और देशांतर को समझते हैं। पहला ये देखिए, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपने ड्रॉ करी है, जो पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से होकर जा रही है, यहां से कुछ रेखाएं ऐसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर खींची गई हैं। इन समानांतर खींची जाने वाली अक्षांश रेखाओं को हम किस नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। समानांतर खींची जाने वाली क्षैतिज समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। अब एक बात और, अगर ये अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है तो इन सभी अक्षांश रेखाओं को हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। इन सभी अक्षांश रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा। और जितनी भी रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई होंगी, जितनी भी रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे खींची गई होंगी, उन सभी क्षैतिज समानांतर रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? इन सभी क्षैतिज समानांतर रेखाओं को हम बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक, अब देखिए, क्योंकि हम अक्षांश और देशांतर अभी नहीं पढ़ रहे, भारत की अवस्थिति और विस्तार पढ़ रहे हैं, तो अक्षांश और देशांतर के टर्म में हम उतना ही समझेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितने से हमारा भारत की स्थिति को समझने में आसानी हो जाए। ये एक अलग टॉपिक है, जब हम इसको पढ़ेंगे तब इसमें और भी कई सारी चीजें आती हैं कि कुल उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या क्या होती है।
अगर इन सब सवालों के जवाब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर इसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को बाद में देखकर अगली क्लास में या आपके कमेंट पर रिप्लाई जरूर करूंगा। आइए अब एक बात समझिए, एक बात आपको समझ में यह आ रही होगी कि भैया अगर भारत यहां है, भारत का है यहां है, तो भारत अगर यहां है तो भारत के दक्षिणी बिंदु को और उत्तरी बिंदु को छू करके कोई ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो जा रही होगी। सबसे ऊपर वाले हिस्से को जो टच करके जा रही होगी वो उत्तरी अक्षांश रेखा, और सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करके जो जा रही होगी वो भारत की दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी, भारत की सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्लियर? अब इसी बात को हमें समझना है कि भारत की अवस्थिति तथा विस्तार को हम ऐसे ही समझेंगे। दूसरा एक चीज और हमने समझी, एक चीज हमने और क्या समझी, अक्षांशीय दृष्टिकोण तो हमने समझ लिया, अब हम समझ जाएंगे अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर कोई बात होगी तो। लेकिन देशांतरीय दृष्टिकोण क्या है? देशांतरीय दृष्टिकोण कुछ और नहीं है। एक और मैप बना लेते हैं। ठीक, देखिए ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है और ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। इस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होगी, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होगी, इसी को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अब ऐसे देखिए, ऐसे होगी देशांतर रेखा। ठीक, इनको हम क्या बोलेंगे? देशांतर बोलेंगे। तो कुल देशांतर रेखाओं की अगर हम संख्या की बात करें, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? कुल देशांतर रेखाएं होती हैं 360। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 307। और एक देशांतर रेखा के बीच, एक देशांतर, दो क्रमिक देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। अभी हम इसका प्रयोग करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ज्ञात करने के लिए। दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने समय का अंतर होगा? 4 मिनट का अंतर होता है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। बात समझ में आ गई? आपने देख लिया अक्षांश क्या होता है, आपने देख लिया देशांतर क्या होता है। अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का कैसे है उसे हमें समझना है। देखिएगा, अब एक बात समझिएगा, अगर ये भारत है तो भारत का ये सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का ये सबसे दक्षिणी बिंदु और भारत का ये सबसे उत्तरी बिंदु, तो एक ऐसी अक्षांश रेखा होगी, एक ऐसी अक्षांश रेखा होगी एक ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो यहां से पास हो रही होगी और एक ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो कहां से पास हो रही होगी? यहां से पास हो रही होगी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो आपको यह बताना है कि ये इस क्षेत्र में, यानी कि ऐसे ऐसे जो क्षेत्र है, दो अक्षांश रेखाओं के, किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में भारत सिचुएटेड है, वही उसका अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिस अक्षांश रेखा से टच होता है वो अक्षांश रेखा कौन सी है? यह है अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये जो लाइन इसको सबसे ऊपर टच करके जा रही है, यह है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अब एक बात समझिएगा, ग्लोब ऐसे फिर से एक देख लेते हैं। ये है 0 डिग्री ना, 0 डिग्री आपने देखा। अब 0 डिग्री अगर ये है तो यहां से एक रेखा ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, और मान लीजिए कि यहां भारत है ऐसे, मान लीजिए कि ये भारत है, क्या है? ये भारत। तो यहां अगर भारत है तो एक रेखा ऐसी होगी, एक रेखा ऐसी होगी जो इसके सबसे दक्षिणी बिंदु को छूकर जा रही होगी, और एक रेखा ऐसी होगी जो इसके सबसे उत्तरी बिंदु को छूकर जा रही होगी।
तो इस रेखा और इस रेखा के बीच का जो भारत का विस्तार है उसको हम कहेंगे अक्षांशीय विस्तार। वही रेखा यहां पर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि गुरुजी ये तो ठीक है 37 डिग्री 6 मिनट आपने इसको कह दिया उत्तरी अक्षांश रेखा, लेकिन भारत का तो ये दक्षिणी बिंदु है, आप इसे भी कह रहे उत्तरी अक्षांश रेखा। तो अब अक्षांश रेखा को हमें यहां से समझना, यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन है 0 डिग्री अक्षांश रेखा? 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी उन सभी अक्षांश रेखाओं को हम क्या बोलने वाले? उत्तरी अक्षांश रेखा। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो भी 0 डिग्री के ऊपर है और जो उत्तर में है वो भी 0 डिग्री के ऊपर में। तो दोनों अक्षांशीय रेखाएं क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई? कई लोगों का कंफ्यूजन यहां होता है उत्तरी और दक्षिणी में। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। अब आगे आइए। अब अगर ये भारत है तो एक देशांतर रेखा ऐसे जा रही होगी और एक देशांतर रेखा ऐसे आ रही होगी, यानी कि एक देशांतर इसके सबसे पूर्वी भाग को टच कर रही होगी और दूसरी देशांतर इसके सबसे पश्चिमी भाग को टच कर रही होगी, यही ना? तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसकी जो चौड़ाई है वो कितने देशांतर के बीच में सिचुएटेड है? तो भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है यहां से एक देशांतर ऐसे जाएगी और सबसे पूर्वी जो बिंदु है वहां से एक देशांतर ऐसे जाएगी। अब ये जो देशांतर रेखा है ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। आप कहेंगे सर ये पूर्वी कैसे हो गया? अभी तक तो आप बोल रहे हैं कि भारत का पश्चिमी बिंदु है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब उसको यहां से समझते हैं, देखना। पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर बांटने वाली वह देशांतर रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर के पूरब में जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, 0 डिग्री के पूरब में जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी उन सभी देशांतर रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर रेखा। और इसके पश्चिम में जितनी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी इन सभी देशांतर रेखाओं को हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर रेखा। अब सुनना, 0 डिग्री के पूरब में आधा पृथ्वी का जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। और इसके पश्चिम में जो आधा हिस्सा है इसको हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। मैंने पूर्वी को ई से यानी कि ईस्ट और पश्चिमी को डब्ल्यू यानी कि वेस्ट से प्रदर्शित करा है। तो पृथ्वी को कुल कितने गोलार्धों में बांट दिया गया? कुल 4 गोलार्ध आपको दिख गए होंगे अब तक। एक आपने देखा होगा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अभी आपने देख लिया पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यानी कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से जब पृथ्वी को देखेंगे तो 2 गोलार्ध मिलेंगे, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। जब देशांतरीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक पूर्वी गोलार्ध मिल रहा होगा, एक पश्चिमी गोलार्ध मिल रहा होगा। तो कुल गोलार्धों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। बात समझ में आई? अब सुनना, यह है 0 डिग्री आपका और भारत का है पूर्वी गोलार्ध का देश है। जब भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है तो इसका मतलब यह है कि इसके पश्चिम में जो देशांतर है और जो इसके पूरब में देशांतर है सभी देशांतर रेखाएं क्या कहलाएंगी? पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आते हैं, तो अब कुछ पॉइंट देखेंगे भारत की अवस्थिति के बारे में। भारत की अवस्थिति के बारे में जितनी चीजें अभी तक आपने समझी है वही हमें लिख लेना है, अवस्थिति। और ये जो अवस्थिति है वो किसके आधार पर है? ग्लोब के आधार पर है। किसके आधार पर है? ग्लोब के आधार पर। और ग्लोब के आधार पर भी हमने देखा 2 आधार देखे। एक तो हमने देखा अक्षांशीय दृष्टिकोण यानी कि अक्षांश के आधार पर, और दूसरा हमने क्या देखा? देशांतर के आधार पर। अब अगर अक्षांश के आधार की बात करें, अक्षांश के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत
पूर्वी भारत उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ देश है। उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ देश है। अभी यही तो समझा हमने, भारत उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ देश है। भारत उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ देश है, ठीक। लेकिन अगर देशांतरीय दृष्टिकोण से बात करें, देशांतरीय दृष्टिकोण से बात करें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ देश है। भारत पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ देश है। गोलार्ध में बसा हुआ देश। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। इसका अक्षांशीय, इसका कुल अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत या फैला है। आगे अगर देशांतरीय दृष्टिकोण से इसका फैलाव देखें, इसका विस्तार देखें, तो इसका विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध, मिनट पूर्वी देशांतर। कहां से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें और क्लियरिटी की आवश्यकता है। मैं एक मैप बना रहा हूं, यहां से समझिएगा आप लोग। देखना, देखिए अगर ये भारत है तो भारत के इस भूभाग को हम कहते हैं भारत की मुख्य भूमि। इसे हम क्या कहते हैं? भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि। अब इसको मुख्य भूमि क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है, समझिएगा। भारत का राजनीतिक विस्तार का ये एक बड़ा हिस्सा तो है ही, इसके साथ ही साथ भारत के कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर भारत का राजनीतिक अधिकार है। जैसे बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ एक द्वीप समूह है जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और यहां पर एक द्वीप समूह जिसे हम लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अब अगर मुख्य भूमि का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होता है, जो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यहां से लेकर के, और ये यहां तक है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन अगर हम संपूर्ण भूभाग की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से और नीचे है, 8 डिग्री 4 मिनट से और नीचे। तो दक्षिणी जो द्वीप है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, यहां से एक लाइन ऐसे पास होती है, यह भारत की, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम अक्षांश रेखा है और यह है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ये जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिस दक्षिणी द्वीप से होकर पास होती है, उस द्वीप को हम कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं भैया? ग्रेट निकोबार। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि संपूर्ण भूभाग का सबसे दक्षिणतम अक्षांश रेखा
किस क्षेत्र से होकर पास होता है? तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से। किससे? ग्रेट निकोबार से। अब आगे आते हैं। अब एक बात समझिएगा, अब ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के जिस दक्षिणी क्षेत्र से होकर जा रहा है, तो यहां एक विशेष बिंदु होगा जहां जिसको टच करके ये रेखा जा रही है, और ये बिंदु है तमिलनाडु में। कहां है? ये तमिलनाडु का हिस्सा है, ये केरल का हिस्सा। ये बिंदु कहां है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के इस सबसे दक्षिणी बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं कन्याकुमारी। इसको हम क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं हम? कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब ये जो कन्याकुमारी है भारत का सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि का, एक बात ध्यान रखना हमेशा, क्वेश्चन यहां से दो बनते हैं, एक मुख्य भूमि, एक संपूर्ण भूमि, इसीलिए मैं बार बार इंफेसाइज कर रहा हूं। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहां पर पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है, और उस दक्षिणतम बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं? कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। लेकिन संपूर्ण भूभाग की अगर हम बात करें तो वो कहां है? वो तो भैया यहां है ना, ग्रेट निकोबार में। तो ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इस सबसे दक्षिणतम बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ये इंदिरा पॉइंट है कहां पर? इंदिरा पॉइंट है तमिलनाडु में। इंदिरा पॉइंट कहां है? तमिलनाडु में। आगे देखिए, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, भारत का जो सबसे उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, जो कहां से जाता है? लद्दाख से जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब ये 37 डिग्री 6 मिनट भी किसी बिंदु को छू कर जा रही होगी। अब ये जिस बिंदु को छू कर जाती है, उस बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। उस बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कॉल। किस नाम से जानते हैं भैया? इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। अब ये इंदिरा कॉल कहां है? इंदिरा कॉल है लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। कहां है? लद्दाख में। दक्षिणी बिंदु कहां है? कन्याकुमारी। कहां है? तमिलनाडु में। संपूर्ण भूमि का दक्षिणी बिंदु कहां है? इंदिरा पॉइंट। ये कहां है? ग्रेट निकोबार में। इतनी बातें समझ में आ गई? आगे आइएगा। आगे अगर हम देखें तो भारत का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है, यहां से जो देशांतर जाती है, कौन सी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात से टच होकर जाती है, और गुजरात के जिस बिंदु को छू कर जाती है, उस बिंदु को हम कहते हैं गौरमोता। किस नाम से जानते हैं इसको? गौरमोता के नाम से जानते हैं। और ये गौरमोता है कहां पर? गौरमोता आपका पड़ेगा गुजरात में। कहां पड़ेगा? गुजरात में। यहां से कौन सी देशांतर जाएगी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जाएगी। आगे आइए। आगे अगर हम इसके पश्चिमी बिंदु की बात करें, तो यहां से एक रेखा पास होगी जो इसके सबसे पूर्वी क्षेत्र को टच करके जाएगी अरुणाचल प्रदेश से। कहां से? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जिस बिंदु को टच करके जाएगी, उस बिंदु को हम कहते हैं किबिथु। क्या बोलते हैं इसको? किबिथु। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया? गौरमोता। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया? किबिथु। सबसे उत्तरी कौन सा हो गया? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? यानी कि आपने अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत की अवस्थिति देख ली। अभी आपने क्या देखा? अवस्थिति देखा, विस्तार नहीं देखा। आपने केवल क्या देखा? अवस्थिति। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं, ये बता दो। सभी लोगों को अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो एक चीज और जानना, यहां से इसके उत्तरी बिंदु को अगर दक्षिणी बिंदु से मिला दिया जाए तो इसकी उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? इसकी उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 3214 किलोमीटर।
और अगर इसके इस बिंदु को मिला दिया जाए, पूरब को पश्चिम से मिला दिया जाए, तो इसकी कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? आगे चलिए। आगे अगर हम बात करें, अभी हम क्या देख रहे थे भैया? अभी हम देख रहे थे कि भारत की अवस्थिति तथा विस्तार को हम दो रूपों में वर्गीकृत करेंगे। किस किस रूप में? एक तो हम ग्लोब पर देखेंगे इसकी अवस्थिति कहां है, दूसरा हम कहां देखेंगे? महाद्वीप में। ग्लोब पर हमने देख लिया कि कहां पर है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतर के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में, कौन कौन से अक्षांशों के बीच में, कौन कौन से देशांतर के बीच में, हमने ये बातें देख ली। अब हमें देखना है कि महाद्वीप के स्तर पर भारत की अवस्थिति का किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो चलते हैं आगे। महाद्वीपीय अवस्थिति, महाद्वीपीय अवस्थिति, महाद्वीपीय अवस्थिति। अब इसकी महाद्वीपीय अवस्थिति की अगर हम बात करें तो एक बात समझिएगा कि भारत एशिया के दक्षिण में बसा हुआ देश है। भारत एशिया के दक्षिण में बसा हुआ देश, एशिया के दक्षिण में बसा हुआ देश, दक्षिण में बसा हुआ देश, बसा हुआ देश। अब एक बात और आपको याद आ गई होगी कि दक्षिण एशिया में स्थित कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ है, दक्षिण एशियाई देश। इन दक्षिण एशियाई देश के समूहों को सार्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं हम भैया? सार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? सार्क के नाम से जानते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, किस नाम से हम जानते हैं इनको? सार्क के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई? चलो अब एक बात समझिए, इसमें कुल कितने देश हैं? इसमें सार्क में कुल कितने देश हैं? यानी कि ये एक संगठन है, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, देशों का संगठन कौन है? सार्क। ठीक, सार्क की स्थापना कब हुई थी भैया? सार्क की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसकी स्थापना हुई 1985 में। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना हुई 1985 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में। क्लियर? अब सार्क में कुल देशों की संख्या कौन है, कितनी है, और कौन कौन से देश दक्षिण एशियाई देश के समूह में शामिल होते हैं, उनको देख लेते हैं। देखिएगा, एक टेक्निक है इसकी, एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस जानते हैं ना? डॉक्टर बन गया बच्चा। अब डॉक्टर बन गया बच्चा तो इसका मूल काम क्या होगा? दर्द से छुटकारा देना, पेन, दर्द से छुटकारा देना। मतलब किससे? पेन से, PAIN। क्लियर? अब आ गया ना। अब इनमें देश देखो भैया कौन कौन से। M से कौन देश है? B से कौन है? S से कौन है? A से, I से, N से, सभी लोग देखिएगा। M से कौन होगा? M से देश यहां आपका होगा एक मालदीव। कौन सा देश? मालदीव। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, और मालदीव की राजधानी कहां है बच्चा? मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी कहां है? माले। उसके बाद बी से कौन होगा? बी से होगा भूटान। बी से होगा आपका भूटान। भूटान की राजधानी कहां आपकी? भूटान की राजधानी आपको मिलेगी थिम्पू। भूटान की राजधानी कहां? थिम्पू। उसके बाद बी से फिर आ गया बांग्लादेश। बी से और कौन आ गया? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी कहां है भैया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका।
उसके बाद एस से कौन आएगा? एस से आएगा श्रीलंका। कौन आएगा? श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है बच्चा? श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने। क्या नाम है इसका? श्री जयवर्धने। श्री जयवर्धने। पी से पाकिस्तान। पी से कौन होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पी की राजधानी कहां हो गई? पी की राजधानी आपकी हो गई इस्लामाबाद। उसके बाद कौन है? उसके बाद है अफगानिस्तान। ए से कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की राजधानी कहां है भाई? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। उसके बाद आई है, आई से इंडिया। आई से कौन हो गया? इंडिया। और इंडिया की राजधानी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी मैं लिख दे रहा हूं, नई दिल्ली। नई दिल्ली। उसके बाद एन। एन से नेपाल। एन से कौन आ जाएगा? नेपाल। नेपाल की राजधानी कहां है? नेपाल की राजधानी है भूटान। और इसी नेपाल की राजधानी कहां है? भूटान। तो अपने सार्क देश के बारे में जान लिया। कुल कितने देश हैं भैया? कुल देशों की संख्या है 8, यानी कि भारत के अलावा कुल और 7 देश हैं जो सार्क समूह के सदस्य हैं। ठीक, तो महाद्वीप के स्तर पर हमने देख लिया कि इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी अवस्थिति कहाँ है, और अक्षांश तथा देशांतर के स्तर पर हमने देख लिया कि इसकी अवस्थिति कहाँ है। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? अब आइएगा आगे। अब अगर हम देखें जरा भारत को, देखना, भारत को अगर हम देखें ना तो भारत के लगभग बीचों बीच से एक रेखा जाती है। भारत के लगभग बीचों बीच से एक रेखा जाती है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर जाती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गई? एक तो आपको मिल गया गुजरात, दूसरा आपको मिल गया राजस्थान, तीसरा आपको मिल गया मध्य प्रदेश, चौथा आपको मिल गया छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। कुल कितने हो गए? 6 हो गए। 2 राज्य यहां मिलेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में, एक राज्य यहां है और एक राज्य है मिजोरम। कुल कितने राज्य हैं? यह है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो भारत के लगभग बीचों बीच से जाने वाली अक्षांशीय विस्तार कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा पर बसे राज्य, उनको ऐसे याद रख लीजिएगा, मित्र, पर, गमछा, झार। देखिए मिजोरम कौन हो गया? मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आपका कौन आएगा भैया? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ये एक छूट गया क्या? गुजरात। ये कौन आ गया? गुजरात।
और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद अंतिम आपका आएगा झारखंड। कुल कितने राज्य हो गए बच्चा? कुल राज्यों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर बसे हुए। कौन कौन से? अगर हम क्रम से देखें तो ऐसे याद कर लो। अगर केवल याद रखना है आपको कि कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पर सिचुएटेड हैं तो ऐसे याद कर लो। मित्र, पर, गमछा, झाड़। ठीक, तो मित्र से हो गया मिजोरम, मित्र से हो गया मिजोरम और त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, फिर गा से हो गया गुजरात, फिर हो गया मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। इधर देखिए, कभी कभी आपसे ऐसे पूछ देगा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ऐसे पूछ लेता है। तो पश्चिम से अगर हम चले तो गुजरात, कौन आ गया? गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद है झारखंड, झारखंड और उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा और उसके बाद है मिजोरम। कुल कितने राज्य हो गए? कुल 8 राज्य हो गए। 8 राज्य को आपने यहां टेक्निक से याद कर लिया। क्लियर? आज हमने इतना पढ़ा। आगे की चीज हम पढ़ेंगे एक और, इसी में पढ़ना था हमें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा और इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का विस्तार। विस्तार का मतलब यह है कि भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। कल का मतलब है अगले सैटरडे या संडे को फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।